चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं समकालीन घटनाक्रम। और जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत, स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है पीछे राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात किए थे। राज्यों का जो पुनर्गठन है, मतलब जो हमारा भारत है उसका किस किस प्रकार जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और अभी जो वर्तमान में हमारे सामने 28 राज्य देखने को मिलते हैं, साथ में हमको प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी हमको देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ा है। और अब हम देखने वाले हैं क्या, समकालीन घटनाक्रम, जो कि कुछ देखेंगे अपन हम, जैसे कि गठबंधन की राजनीति, उससे संबंधित सारी चीज़ें, कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। ये हम देख सकते हैं कुछ आंदोलन, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता के बाद भारत का जो इतिहास था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हम एक एक करके, जैसे गठबंधन की राजनीति क्या है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उसके अलावा भारत में गठबंधन की जो राजनीति उसका प्रारंभ कब से माना जाता है, मंडलवाद से संबंधित कुछ राजनीति, इसके अलावा नई आर्थिक नीति के बारे में जानेंगे, और साथ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो युग है उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं गठबंधन की राजनीति। तो गठबंधन की राजनीति अर्थात हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कोयलेशन अर्थात गठबंधन। तो जो हमारा देश है, हमारे देश में हम देख सकते हैं सदैव अगर देखें तो राजनीतिक दलों की जो है बड़ी संख्या में जो है चुनावों में भाग लेते हैं। तो जो राजनीतिक दल है वो बड़ी संख्या में चुनाव में भाग लेते हुए हम देख सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो भारत है, मतलब उसके प्रारंभिक वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी ने जो है चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त किया, क्योंकि हम देख सकते हैं इसके बहुत सारे कारण थे कांग्रेस प्रभुत्व के। तो हमने सारी चीज़ों के बारे में पीछे डिस्कस कर लिया है। तो यह जो था लोगों के मध्य लोकप्रिय और सम्मानित थी। पार्टी का आधार अत्यंत व्यापक तथा जो जमीनी स्तर से जुड़ी थी। और 1947 की अगर बात करें तो 1947 से लेकर 1967 तक यहाँ हम देख सकते हैं केंद्र के साथ साथ जो राज्य थे, राज्य में भी जो है काफ़ी सत्ता में रही कांग्रेस, और इसका स्वरूप काफ़ी एकात्मक बना रहा। हालांकि हम देख सकते हैं सशक्त क्षेत्रीय दलों के उदय, जो अलग अलग प्रकार से क्षेत्रीय कुछ दल उदय हुए, विभिन्न सामाजिक समूह के राजनीतिकरण और सत्ता में भागीदारी के लिए उनके संघर्ष ने जो है समकालीन भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन है और उथल पुथल का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया। और इस प्रकार अगर देख सकते हैं हम तो संघीय स्तर पर, संघीय मतलब केंद्र स्तर पर, हम गठबंधन सरकारों का जो है गठन अपरिहार एक प्रकार से हो गया यहाँ पे। मतलब अचानक से हम देख सकते हैं गठबंधन की जो गवर्नमेंट है वो बनना यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये गठबंधन की राजनीति हम देखने वाले यहाँ पे। इसके अंतर्गत हम अब देखने वाले हैं भारत में गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ। तो हम यहाँ देखें, जैसे नेहरू जी की अगर बात करें, नेहरू जी और साथ में हम शास्त्री जी की बात करें, तो इनके निधन के पश्चात हम देख सकते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा के चौथा जो आम चुनाव हुआ था, ठीक है, चौथे आम चुनाव के दौरान कांग्रेस जो पार्टी है उसका जनादेश काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो हमने बहुत सारे कारणों के बारे में जो है पीछे डिस्कस कर लिया है। और उसने सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन की पार्टी के रूप में अपने चरित्र एवं अपनी प्रेरणा को खो दिया था। लोग भ्रष्टाचार और पार्टी के सदस्यों की विलासितापूर्ण जीवन शैली से काफ़ी नाखुश थे। इस प्रकार अगर देखें तो एक स्वतंत्र पत्रकार थे जिनका नाम था जरीर मसानी। ये एक पत्रकार थे। इन्होंने पार्टी के भीतर निरंतर शक्ति संघर्ष तथा अनुशासन में तीव्रता की कमी आने के कारण 1967 के चुनावों के दौरान कांग्रेस में जो है विरोधी लहर बन गई थी। तो इन्हीं के अनुसार है ये जो पत्रकार, इन्होंने ये कहा है एक प्रकार से कांग्रेस के अंदर ही हम देख सकते हैं 1967 के आसपास एक विरोधी लहर चल पड़ी थी। इसके साथ ही हम देख सकते हैं विपक्षी दलों का जो है एक साथ आना, जो विपक्ष में बहुत सारे दल थे वो एक साथ गुट बनाने लगे, एक साथ आने लगे। तो 1967 में हमको 1967 के चुनावों में एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1967 के चुनावों में हम देख सकते हैं एक प्रकार से अल्पकालिक गठबंधन सरकारों और दल बदल की राजनीति के दोहरे युग का भी एक प्रकार से सूत्रपात होता है। और अगर हम तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत है उसमें, तो तमिलनाडु को छोड़कर विपक्ष द्वारा शासित सभी राज्यों में गठबंधन सरकारों का गठन किया गया। कांग्रेस द्वारा भी हम देख सकते हैं कुछ राज्यों में गठबंधन सरकारें बनाई गई। मतलब अपनी जो सीट है अगर कंप्लीट नहीं होती है तो अन्य सरकार से वो क्या कर लेती है, अन्य जो पार्टी है उससे गठबंधन करके अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इस प्रकार का काम किया गया। और 1967 में ही 1967 के चुनावों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की।
तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एक प्रकार से जो सर्वप्रथम है दल बदल की जो घटना है, दल बदल मतलब एक दल से दूसरे दल में पहुँच जाना, ठीक है। इसके संबंध में जो है हम देख सकते हैं संविधान संशोधन भी हुआ था, वो हम आगे बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे राजनीति, मतलब जो राज्य व्यवस्था है भारत की उसके अंतर्गत। तो दल बदल की घटना हरियाणा से शुरू होती है, हरियाणा ऊपर हम देख सकते हैं उत्तर भारत में। और जो बारंबार अपनी पार्टी बदलने वाले जो नेता है उसके लिए एक प्रकार से आया राम गया राम जो है उस प्रकार की हम सारी चीज़ देख सकते हैं। किसके अंतर्गत जो दल बदल की नीति उसके अंतर्गत हम इस प्रकार का डायलॉग बोल सकते हैं कि आया राम गया राम। और जैसे जो काफ़ी जो वाक्य है काफ़ी प्रचलित हो गए 1967 से ही 1970 के दौरान हम देख सकते हैं लगभग 800 विधानसभा सदस्यों ने अपना दल परिवर्तित किया। और अगर बात करें हम 155 तो 155 को यहाँ पे मंत्री बनाया गया। 1967 के चुनावों ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता के संतुलन को भी काफ़ी नाटकीय रूप से परिवर्तित किया। जो एक प्रकार से हम देखें सिंडिकेट मतलब जो कि एक प्रकार की पार्टी का एक शक्तिशाली समूह था उसको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कई सशक्त नेता चुनाव हार गए थे। तो यहाँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1977 के आम चुनाव, 1977 में सरकार का गठन और निरंतर गठबंधन सरकारों का युग। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये तो हमने देख लिए सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हैं जैसे नेहरू जी और शास्त्री जी के निधन के पश्चात जो पत्रकार थे उनके द्वारा कथन हमने देखे। विपक्षी दल एक साथ आने लगे, फिर 1967 के चुनाव के समय हम ये देख सकते हैं काफ़ी गठबंधन की सरकारें बनाई गई। और दल बदल की घटना मतलब आया राम गया राम की जो घटना है वो काफ़ी सामने देखने को मिलती है। तो 1977 के आम चुनाव की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 1977 में चुनाव में स्वतंत्र भारत के इतिहास में काफ़ी एक प्रकार से निर्णायक था ये, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों के जो संकल्प उसका परीक्षण हुआ, बल्कि चुनावी निर्णय के माध्यम से एक दल से दूसरे दल में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण भी सुनिश्चित हुआ। चुनाव परिणामों ने एक प्रकार से अगर देखें तो जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी की अगुवाई में हम देख सकते हैं जो विपक्षी दल थे, मतलब एक प्रकार से इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली जो कांग्रेस है उसके लिए गंभीर हार और जनता पार्टी बनाने के लिए एक साथ आए जो विपक्षी दल थे उसकी जीत सुनिश्चित यहाँ पे कर दी गई। और मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या हुआ, 4 दलों वाली जनता सरकार ने लगभग 2 साल अर्थात 1977 से लेकर 1979 से 1979 तक शासन किया मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो जनता सरकार उसने जो 4 दलों वाली थी। तकनीकी रूप से यह एक गठबंधन नहीं था, क्योंकि इसके जो है 4 घटक दल विलय और एक जो है एक घोषणा पत्र मतलब एकल घोषणा पत्र तथा साझा प्रतीक पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए थे। तो हम इसी के संबंध में कुछ जो है 1977 की सरकार का गठन देख सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे जनसंघ ये घटक दल है, जनसंघ है, भारतीय लोक दल है, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक, पूर्व कांग्रेस नेता जो कि चंद्रशेखर समूह के थे और अन्य। तो इनकी हम सांसदों की संख्या देख सकते हैं और मंत्रियों की तो आप एक नज़र यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर देखें सत्ता और पद की आकांक्षा के कारण जुलाई 1979 को जनता जो है गठबंधन का पतन हो जाता है। पतन के अन्य कारण भी हम देख सकते हैं जैसे दल बदल पर कोई रोकथाम नहीं होती, बहुत अधिक यहाँ पे इसकी जो है संख्या बढ़ जाती है और अकाली एवं अन्य जो क्षेत्रीय समूह थे उनका अपना समर्थन वापस लेना। लाल कृष्ण आडवाणी के अनुसार अगर देखें तो 1979 में ही जनता पार्टी पतन की पीड़ा सह रही थी और जिसका एक कारण उसमें जो था अनुशासन की भिन्न भिन्न अवधारणा का होना था। अनुशासन एक प्रकार से देखें अभिशासन की जो अनुपस्थिति थी प्रशासन के लिए एक अभिशाप बन गई थी तथा गठबंधन के भीतर हम देख सकते हैं सत्ता के संघर्ष ने विवाद, टकराव और एक दूसरे की निंदा को बढ़ावा दिया। साथ ही हम देख सकते हैं चरण सिंह यानी कि जनता सरकार के पतन के पश्चात हम देखें तो जो चौधरी चरण सिंह थे उनके नेतृत्व में हम देखें तो एक गठबंधन सरकार की स्थापना हुई, लेकिन यह सरकार भी बहुत कम समय तक सत्ता में रही और इसके बाद अगर देखें हम तो लगभग 1 दशक तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक दल की ही एक स्थिर सरकार बनी रही। फिर बाद में हम देखें निरंतर गठबंधन सरकारों का युग के बारे में, तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे 1 दशक तक जो है कांग्रेस द्वारा जो है स्थिर सरकार के संचालन के उपरांत गठबंधन की राजनीति की पुनः वापसी की होती है और 1989 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है, लेकिन किसी अन्य पार्टी को एक प्रकार से बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी की इस हार ने जो है भारतीय दलीय प्रणाली पर
कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत किया तथा यहाँ से जो है बहुदलीय प्रणाली के युग का आरंभ होता है। कब से? 1989 में जो कांग्रेस की हार होती है उसके पश्चात। केंद्र में बहुपक्षीय प्रणाली के उद्भव का अर्थ यह था कि 1989 जो था, जहाँ पर कांग्रेस का अंत हुआ था, तो 1989 के पश्चात किसी भी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल ने सीटों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं किया। तो इसके कारण हम देख सकते हैं यह क्रम हमको 2014 तक देखने को मिलता है। मतलब मोदी जी के समय तक ये क्रम देखने को मिलता है और मोदी जी के समय में ये क्रम टूट जाता है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जो 2014 उसमें भाजपा को बहुमत मिला था यहाँ पे, तो गठबंधन का जो सिलसिला चल रहा था वो टूट जाता है। इसके साथ ही अगर देखें तो 90 के दशक में दलित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो शक्तिशाली दल और जो है आंदोलनों का उदय हुआ 1989 से लेकर अब तक देखें तो हमको टोटल 9 गवर्नमेंट देखने को मिलती है, 9 सरकारें बन चुकी होती है, जिनमें से अधिकांश गठबंधन सरकार या अल्प बहुमत प्राप्त सरकारें थी। इस चरण में सरकारों का गठन अनेक क्षेत्रीय दलों की भागीदारी या समर्थन के साथ किया जा सका। और हम देखें तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, 1996 और 1997 में संयुक्त मोर्चा, इसके अलावा 1997 में एनडीए, 1998 में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार, 1999 में एनडीए, उसके बाद 2004 और 2009 में यूपीए सरकार। तो ये अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं टोटल 9 गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है 1989 से लेकर अब तक। चलिए आगे देखते हैं, हम मंडलवाद से संबंधित कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य हम देख सकते हैं शैक्षणिक मतलब जो है एजुकेशन, अगर देखें शैक्षणिक और जो है सामाजिक रूप से कुछ पिछड़ापन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सामाजिक रूप से पिछड़ापन और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़ेपन की स्थिति की जांच करने के लिए या फिर इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए और सभी तरीकों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1978 में एक मंडल आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ स्थापना की जाती है। मंडल आयोग ने पाया कि शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार दोनों में ही पिछड़े वर्गों की बहुत कम उपस्थिति है। अतः इस आयोग ने जो है मतलब इस आयोग के द्वारा इन समूह के लिए शिक्षण संस्थानों साथ में सरकारी नौकरी में सीटों के आरक्षण की सिफारिश की। और प्रस्तुत जो रिपोर्ट प्रस्तुत होने के एक दशक पश्चात, अर्थात हम देख सकते हैं अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त 1990 में जो है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार और जो उसके उपक्रम थे, मतलब केंद्र सरकार मतलब मेन जो संघ है और उसके उपक्रम यानी कि उसके द्वारा संचालित जो भी उद्योग है या भी जो भी संस्थान है, उसमें जो ओबीसी था, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसे हम बोलते हैं ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला लिया गया। और इस निर्णय ने उत्तर भारत के कई शहरों में आंदोलन और हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़का दिया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। इसी के अलावा जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए एक प्रकार से एक आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी। तो ये संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने जो है 2/3 से पास कर दिया। और यहाँ हम देख सकते हैं जो संविधान संशोधन विधेयक था वो 2017 में यहाँ पे पारित हुआ। और विधेयक नंबर कौन सा था? 123वां। और अगर संशोधन की अगर बात करें तो 102वें नंबर का। और 101 नंबर का संशोधन कौन सा हुआ था? जीएसटी वाला। ठीक है, 103 की अगर बात करें तो 10% जो सामान्य वर्ग है उसके लिए मतलब इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है उसके लिए हम देख सकते हैं संशोधन, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसके लिए याद रख सकते हैं 123वां संशोधन बिल था और 102वां संविधान संशोधन एक्ट था। ठीक है, और अनुच्छेद 338 का के तहत हम देख सकते हैं के बाद मतलब का तो अलग था। ठीक है, खा यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, नया अनुच्छेद बनाया गया खा और इसमें एनसीबीसी को रखा गया है। इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक नया आयोग यहाँ होगा, इसके बारे में दर्जा यहाँ पे दिया गया है, मतलब संविधान संशोधन करके। अब बात करते हैं नई आर्थिक नीति की। नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम 1991। तो यहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपके सामने है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि हम बोल सकते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पे। बाकी हम जो पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसके अंदर हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं।
तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व की अगर बात करें तो उसके प्रभुत्व वाली जो समाजवादी अर्थव्यवस्था से खुले बाजार वाली उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकास एक धीमी प्रक्रिया के तहत हुआ। और जो खाड़ी युद्ध थे हम देख सकते हैं अरब सागर के ऊपर, उसके अलावा सोवियत संघ के पतन एवं केंद्र में जो अस्थिर सरकार है, एक प्रकार से देखें तो काफ़ी अस्थिर सरकार हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा 1990 के दशक के आरंभ में भुगतान संतुलन मुद्दे से संबंधित आर्थिक संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों के सहयोग ने जो है इस परिवर्तित परिदृश्य है उसमें भारत के लिए एक अनुक्रिया करना जो है अनिवार्य बना दिया। हम देख सकते हैं 1980 की अगर बात करें, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन के कारण हमको आर्थिक संकट की मतलब एक प्रकार से उत्पत्ति देखने को मिलती है। 1980 के दशक के अंत में ही सरकारी व्यय और जो प्राप्त राजस्व था उसमें काफ़ी अंतर इतना अधिक हुआ कि यह असाधारण मतलब एक प्रकार से जो एक प्रकार से एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जिसको मतलब संभाल पाना कठिन था। और मुद्रास्फीति में भी हमको काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है और निर्यात के मुकाबले आयात में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। साथ में हम देख सकते हैं एक प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता थे उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार उपलब्ध नहीं था। अर्थव्यवस्था की इस जो अनिश्चितता की स्थिति है उसके समाधान के लिए भारत ने जो है जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक हम जिसे हम बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम बोलते हैं, उसके संपर्क मतलब इन दोनों से संपर्क किया भारत ने इस स्थिति के कारण। फलस्वरूप संकट का प्रबंधन करने के लिए हमको एक प्रकार से $7 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ और इससे जो है अर्थव्यवस्था को खुला बनाए इस प्रकार की यहाँ बात की गई, ठीक है। और कई क्षेत्रों में सरकार की जो भूमिका थी उसको कम किया जाए, मतलब एक प्रकार से हस्तक्षेप की नीति यहाँ अपनाई जाए, सरकार का हस्तक्षेप कम हो निजी क्षेत्र में, व्यापार प्रतिबंध को हटा दिया जाए। इन शर्तों को स्वीकार करने के अतिरिक्त भारत के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था। तो एक प्रकार से एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की जाती है और नीति का जो मूल सार था निजी कंपनियों के प्रवेश के समक्ष उपस्थित अवरोधों को समाप्त करना, ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं लाइसेंस राज को समाप्त करना। अर्थव्यवस्था के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा का माहौल निर्माण करना था। इन सुधारों की जो है 2 श्रेणियाँ थी, कौन कौन सी? एक तो स्थिरीकरण था, हम देख सकते हैं जो कि अल्पकालिक था, और एक था संरचनात्मक सुधार जो कि दीर्घकालीन था। तो अलग अलग प्रकार से 2 हमको मॉडल देखने को मिलते हैं, 2 श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसी के अंतर्गत हमको जो है विभिन्न नीतियों को शुभारंभ देखने को मिलता है और समग्र रूप से हमको एक LPG के रूप में ये देखने को मिलता है। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात हम बोल सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 जो है इनके मतलब इस रूप में जो है एक प्रकार से वैश्विक नीति, मतलब एक प्रकार से इस नीति को शुरुआत किया है, नई आर्थिक नीति थी जिसके अंतर्गत हमको LPG के रूप में वो देखने को मिलती है। तो जो पहली 2 हम देख सकते हैं L और P यानी कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये थी क्या एक प्रकार से नीतिगत रणनीति थी। और जो तीसरी थी G यानी कि ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं, तो ये जो तीसरी नीति थी इन दोनों का ही परिणाम हम बोल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सबके बारे में। चलिए उदारीकरण जान लेते हैं जल्दी जल्दी इनके बारे में फटाफट, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखें 1980 के दशक के सुधारों की तुलना में जो 1991 के सुधार थे वो अधिक व्यापक थे, जैसे कि शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन उद्योग, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, दवाई, फार्मास्यूटिकल्स। इसके अतिरिक्त उत्पादों की जो अन्य सभी श्रेणियां हैं उसके लिए जो एक प्रकार से उद्योग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तो जितने भी मैंने नाम लिए हों जैसे कि शराब है, सिगरेट है, खतरनाक रसायन, इस प्रकार के जो भी थे उनको बस यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत थी, मतलब ये खतरनाक जो उद्योग है उनको बस, उसके अलावा सभी लाइसेंस राज को यहाँ समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल हम देख सकते हैं रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक प्रकार से आरक्षित है, बाकी सब निजी क्षेत्र के लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ हम वित्तीय क्षेत्र के सुधार देख सकते हैं, जैसे कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो था RBI की भूमिका जो थी हर जगह उसको कम करना था, मतलब RBI की जो ज़्यादा भूमिका रहती है हर जगह वित्तीय क्षेत्र में, तो RBI की भूमिका मतलब एक प्रकार से उसको कम करना, उसके परामर्श किए बिना जो है
उसके परामर्श किए बिना निर्णय लेने की अनुमति प्रदान की जा सकती है निजी क्षेत्रों को। इन सुधारों से निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अलग अलग प्रकार से हमको बहुत सारे बैंक यहाँ देखने को मिलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेश, जिसे हम FII बोलते हैं, पर जो है कुछ शर्तों के साथ यहाँ मिली। अर्थात हम देख सकते हैं मर्चेंट, बैंकर्स, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंडों को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई। ठीक है, मतलब छूट तो मिली विदेशी व्यक्तियों को, परंतु यहाँ पे हमको ज़्यादा ही अतिक्रमण उनका देखने को नहीं मिलता है। कुछ हम कर संबंधी सुधार देख सकते हैं उदारीकरण के अंतर्गत। 1991 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 1991 से जो है व्यक्तिगत आय पर करों में निरंतर कमी आई और निगम कर की दर को कम किया गया। साथ में हम विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार देख सकते हैं। प्रारंभ में विदेशी मुद्राओं के मुकाबले जो है रुपए में काफ़ी गिरावट आई। जो रुपए आप देख सकते हैं आज के डेट में, वो उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। उदारीकरण जैसे ही लागू किया गया 1991 में, इससे जो विदेशी मुद्रा है उसके अंतर्वाह में वृद्धि हुई। साथ में हम व्यापार और निवेश की जो नीति है उसमें सुधार की बात करें तो स्थानीय उद्योगों की दक्षता को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए औद्योगिक उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मक और अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया गया। तो ये उदारीकरण से संबंधित हमने सारी चीज़ जाने। कुछ हम देख लेते हैं निजीकरण की। तो निजीकरण में हमको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जो सरकार है, सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले जो कई उद्यम हैं, मतलब जो कई इंडस्ट्री है या फिर जो भी संस्थान है, उसके स्वामित्व और प्रबंधन से स्वयं को बाहर कर लिया। और जो PSU थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसकी इक्विटी अर्थात हम बोल सकते हैं शेयर, ठीक है, शेयर का जो है एक प्रकार से विक्रय आरंभ कर दिया। विनिवेश एक प्रकार से शुरुआत की उसकी। और इस तरह के जो कदम उठाए जाने का उद्देश्य जो था वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना था। इसके साथ ही सरकार ने प्रबंधकीय निर्णय लेने में स्वायत्तता देकर जो है PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की दक्षता में सुधार करने के प्रयास भी किए थे। तो ये निजीकरण की कुछ बात हो जाती है। इसके अलावा वैश्वीकरण की बात करें हम, तो वैश्वीकरण जैसे कि मैंने बताया था, पहले जो थे नीतिगत थे और जो तीसरा था G यानी कि ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेट, हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण। तो ये दोनों का परिणाम है। तो हम बोल सकते हैं जो वैश्वीकरण है वो क्या है, निजीकरण और उदारीकरण का एक प्रकार से क्या है, इन दोनों नीतियों का परिणाम हम बोल सकते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या था, अधिक परस्पर निर्भरता और एकीकरण से है। इसमें नेटवर्कों का निर्माण, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर गतिविधियों का संचालन करना सम्मिलित है। और साथ ही हम देख सकते हैं वैश्वीकरण जो था परिणामों का सम्मिश्रण, यानी कि एक और यह जो है वैश्विक बाजारों, जो उच्च प्रौद्योगिकी आदि के जो आयात है उसके लिए अधिक पहुंच प्रदान करता है। तो दूसरी ओर जो है विकसित देश इसके अंतर्गत अन्य देशों में अपने बाज़ारों का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ हमने नई आर्थिक नीति जो 1991 की थी, LPG नीति के बारे में जिसे हम देखते हैं, इसको LPG नीति के बारे मतलब नाम से भी जाना जाता है 1991। तो आप याद रख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का जो युग है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो प्रौद्योगिकी है उसमें किसी भी नवाचार का जो है एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो यह सुनिश्चित करना है कि यह नागरिकों को सुख सुविधा, उत्पादकता और जीवन व परिवेश की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत में जो है जो प्रौद्योगिकी है उसकी एक प्रकार से प्रेरित विकास हम देख सकते हैं। इसके मार्ग को 1984 में हमको देखने को मिलता है, मतलब इसका विकास हमको 1984 में देखने को मिलता है, राजीव गांधी की सरकार जब रहती है। तो इसमें काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और जो प्रशासनिक विभाग है उसमें बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की और काफ़ी विकास के मार्ग को प्रभावी बनाया। यहाँ पे 1985 की अगर बात करें तो 1985 तक अधिकांश प्रमुख क्षेत्र जो थे उनके द्वारा कंप्यूटरीकरण योजनाओं की घोषणा कर दी गई। साथ ही जिसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे विभाग, रेलवे की अगर बात करें, साथ में बैंकिंग की बात करें, ठीक है, उसके अलावा स्कूल, तो ये सभी क्षेत्र में हमको कंप्यूटरीकरण देखने को मिलता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
और दूसरी है संचार यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सीटी और आईटी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। साथ ही हम देखें 1998 की बात करते हैं। 1998 में सॉफ्टवेयर विकास और जो प्रौद्योगिकी है उस पर राष्ट्रीय कार्यदल ने एक प्रकार से जो राष्ट्रीय कार्यदल है उसने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अधिकार प्राप्त कार्यबलों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित जो प्रौद्योगिकी है उसको अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए 1999 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 1999 में संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में शामिल सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाकर क्या किया, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संचार प्रौद्योगिकियों के अभिसरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो अवसर है उसका लाभ उठाने के लिए रोजगारों का सृजन और एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो शासन है उसके प्रयोग में आईटी के उपयोग की सुविधा प्रदान करना। मतलब इससे जो है रोजगार उत्पन्न करना था, साथ में जो है आईटी के उपयोग की सुविधा प्रदान करना था सभी को। तो इस प्रकार से यहाँ बात कही गई। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ग्रामीण गरीबी, असमानता और पर्यावरण निम्नीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए नई संभावनाएं प्रदान करती है। साथ में हम देखें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो जो अधिनियम है वो पारित किया गया 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। यहाँ हम देख सकते हैं इसी के अंतर्गत हम बहुत सारे मतलब भारत में जो केंद्र सरकार है और संबंधित जो राज्य सरकारें हैं उसमें हमको G2C यानी कि हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट से नागरिकों तक सेवाएं जो है पहुंचाई जाती है। फिर G2B यानी कि बिजनेस तक पहुंच यानी कि व्यवसाय या फिर जो बिजनेस है उस तक पहुंच। फिर G2A यानी कि गवर्नमेंट से एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के कर्मचारी उसके अंतर्गत, और एक और है G2G यानी कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। तो इन सभी चीज़ों को उपयोग मतलब इन सभी सेवाओं के वितरण के लिए हमको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो 1990 के दशक अर्थात 2000 के समय हमको एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यहाँ पे पारित होता हुआ दिखता है और ये ई शासन कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य था इसका एक प्रकार से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की पहचान करना, कंप्यूटर संबंधी अपराधों की रोकथाम करना, ई फाइलिंग को संभव बनाना। साथ में हम देखें 2006 की अगर बात करें तो 2006 में एक राष्ट्रीय ई शासन योजना बनाई जाती है। मतलब सभी जो ई शासन संबंधी पहल है उनको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जिसे हम बोलते हैं, शॉर्ट में अगर बोलें तो NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जिसे हम NEGP बोलते हैं, इसकी स्वीकृति दी गई। लगभग सभी राज्य सरकारों और केंद्र प्रदेश मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने नागरिकों और व्यवसाय को सेवा प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के ई शासन सेवाएं भी आरंभ कर दी, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हमको एक जो है पहल देखने को मिलती है सेवा के रूप में भूमि। इसके अलावा हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है ज्ञानदूत के नाम से। साथ में आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है क्या, स्मार्ट गवर्नमेंट, ठीक है। और तमिलनाडु में हमको देखने को मिलती है सारी। तो ये सभी सेवाएं हैं जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है सभी राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें वो यहाँ से सेवाएं प्रदान करती है नागरिकों को, ठीक है। इसके अलावा भी हम जो है कुछ और चीज़ें जैसे कि ITES के बारे में अगर जाएँ तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं और फुल फॉर्म भी। साथ में BPO की अगर बात करें तो बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि एक प्रकार से थर्ड पार्टी होती है जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ उत्पाद ऐसे रहते हैं जो जिसके लिए जो है कंपनी मतलब अपनी सेवा को परफेक्ट रूप से उस प्रोडक्ट के लिए नहीं दे पाती। तो उस सेवा के लिए हम बोल सकते हैं एक थर्ड पार्टी यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे बिजनेस से संपर्क करती है और उस बिजनेस के द्वारा उस सेवा को प्रदान कर दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काम किया जाता है, तो जिसे हम बोल सकते हैं BPO अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी के द्वारा ये काम किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ हमने देखे हैं। कुछ समकालीन घटनाक्रम हमने देखे हैं जिसमें हमने आज़ादी के बाद भारत जो है उसमें पढ़ रहा है। और अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में जो कि आज़ादी के बाद हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अलग अलग जो है हमको देखने को मिलता है। परिचय जानेंगे हम कुछ पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, दलित आंदोलन, अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन, साथ में हम नए किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे, महिला आंदोलन और नागरिक लोकतांत्रिक आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन हमारे अभी हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले परिचय में हम देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले पॉल बिल्किंसन के अनुसार अगर देखें तो सामाजिक आंदोलन की अवधारणा का आशय जो है एक प्रकार से किसी भी दिशा, यानी कि कोई भी मतलब कोई भी दिशा हो सकती है जिसमें किसी भी तरीके से जो है परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक संकल्पित समूह जो है सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है, उसे एक प्रकार से यहाँ पे आंदोलन बोला गया है। किसके अनुसार? पॉल बिल्किंसन के द्वारा। फिर ये जो है एक और व्यक्ति घनश्याम साहा, इनके द्वारा जो है आंदोलनों को राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु एक प्रकार से विद्रोह, साथ में हम देख सकते हैं विप्लव, इसके अलावा सुधार और क्रांति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। और एक और व्यक्ति है जिसे हम बोलते हैं पार्थ मुखर्जी। पार्थ मुखर्जी के अनुसार अगर देखें तो सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति संचयी, वैकल्पिक और परिवर्तनकारी होती है। साथ में हम टी.के. ओमन के अनुसार अगर देखें तो आंदोलन चमत्कारी, वैचारिक और संगठनात्मक होते हैं, ये व्यक्ति ने कहा है। कुछ अन्य व्यक्ति भी है जिनके द्वारा आंदोलन की परिभाषित किया गया है। तो आंदोलनों को भागीदारी करने वाले लोगों समूह के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे कि किसान, आदिवासी, दलित, महिला, पिछड़े वर्ग, इन सभी का जो है यहाँ पे बात कही गई है। तो हमने कुछ परिचय देखे हैं आंदोलन के बारे में। कुछ प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं जैसे कि पर्यावरण से संबंधित। तो पर्यावरण से संबंधित हमको 4 आंदोलन देखने को मिलते हैं: चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन और मछुआरों का आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं चिपको आंदोलन। ये हमको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत का नक्शा आपको उत्तर भारत का देखते हैं। जैसे मैं उत्तर भारत का एक नक्शा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। और ये आपको उत्तर भारत का नक्शा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाली जगह आपको उत्तराखंड देखने को मिलती है। यहाँ पे ये वाला जो है उत्तराखंड भारत का जो है मतलब एक प्रकार से उत्तर भारत में हम देख सकते हैं उत्तराखंड। तो इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो 1973 में हमको जो है इसके मध्य हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र मतलब उत्तराखंड, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में आरंभ हुआ। चिपको आंदोलन भारत के सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन हमको कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। और किसके लिए था? एक प्रकार से प्रकृति की रक्षा के लिए। मतलब हम देख सकते हैं जब जो यहाँ के वन विभाग था उसने ग्रामीण लोगों को कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए एक प्रकार से जो वृक्ष थे को काटने की अनुमति प्रदान करने से मना कर दिया, और किंतु खेल सामग्री के एक विनिर्माता को मतलब एक अलग एक प्रकार से जो इंडस्ट्री थी उसको उसी भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवंटित कर दिया। मतलब पेड़ कटाई के लिए स्थानीय लोगों को मना कर दिया गया। प्राकृतिक जो संसाधन थे उसको यहाँ हम देख सकते हैं मना कर दिया गया और बाहर के लोगों को यहाँ पे अनुमति दे दी गई। तो ग्रामवासियों ने मांग की कि वनों की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय समुदाय का भूमि, जल और वन जो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर किसका जो है नियंत्रण होना चाहिए? स्थानीय लोगों का, ऐसा वहाँ के व्यक्तियों ने कहा। इस प्रकार उनके द्वारा जो है एक आंदोलन का प्रारंभ किया और इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप चिपको आंदोलन क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं थी ज़्यादा सक्रिय रूप से भागीदारी महिलाओं की थी। तो यहाँ हम महिलाओं की बात करें तो ये पेड़ों से चिपक गई थी, मतलब पेड़ों को काटे ना कोई, इसलिए वो पेड़ों से लिपट गई थी, वृक्षों से लिपट गई थी। तो इसी कारण जो है इसका नाम जो है एक प्रकार से क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। तो महिलाओं की भागीदारी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में हमको आंदोलन की सफलता देखने को मिलती है, मतलब काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और अगले 15 वर्षों तक हमको यहाँ पे जो है पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लग गया देखने को मिलता है। और एक जो ग्रामीण महिला होती है जिनका नाम होता है गौरा देवी जो थी इस आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख महिला थी, ठीक है। बाद में चिपको आंदोलन ने अनेक पर्यावरणीय आंदोलन को प्रेरित भी किया और गांधीवादी एवं वामपंथियों के नेतृत्व में हिमालयी तलहटों में वाणिज्यिक उद्देश्यों से वृक्षों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन की एक नई श्रृंखला को भी जन्म दिया। तो चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं? उत्तराखंड में। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर बात करें हम यहाँ पे तो आपको ये देखिए चित्र दिख रहा है,
लोग बाग जो है पानी में खड़े हैं, पानी के अंदर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन वो कर रहे हैं और इसी को हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 80 के दशक की अगर बात करें तो 80 के दशक के मध्य जो भारत है, भारत के अंतर्गत नर्मदा घाटी में एक महत्वाकांक्षी विकास परियोजना का आरंभ किया गया और ये 3 राज्यों से संबंधित हम देख सकते हैं। एक तो एमपी, दूसरी हम देखें तो गुजरात और उसके बाद हम देख सकते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। 3 राज्यों से संबंधित जो है ये देखने को मिलती है क्योंकि नर्मदा जो है 3 राज्यों से होकर बहती है। और यहाँ देख सकते हैं हम देखिए 30 बड़ी जो है एक प्रकार से बांध है, 135 मध्यम और लगभग 300 लघु आकार के जो बांध है उसमें सम्मिलित है, ठीक है। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 परियोजना, जो 2 बड़ी परियोजना देखने को मिलती है, जैसे कि हम देखें सरदार सरोवर और एक प्रकार से एक और है नर्मदा सागर, ठीक है। तो 2 बड़ी परियोजना की परिकल्पना की गई कहाँ पे, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी में एक रफ मैप बनाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एमपी का जो मैप है वो आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपको नर्मदा नदी निकलती हुई मिलती है और यहाँ से ये बह जाती है। तो इधर आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, इधर आप गुजरात देख सकते हैं, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, और ये मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्यों से संबंधित है और जो बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर और एक प्रकार से नर्मदा सागर परियोजना, तो इनका जो एक प्रकार से उद्देश्य था पेयजल तथा सिंचाई, पेयजल की समस्या को दूर करना, सिंचाई उत्पादन, बिजली उत्पादन और कृषि उपज में वृद्धि के लिए जल प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था 2 बड़ी परियोजनाओं का। इस परियोजना से लगभग जो है एक प्रकार से लगभग 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता थी तथा यह भी अनुमान लगाया गया था कि 245 गाँव हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत से जो लोग थे, मतलब इसी संदर्भ में अगर देखें तो जो प्रारंभ में जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, नर्मदा जो परियोजना है उसके आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा समुचित स्थानांतरण एवं समुचित पुनर्वास की मांग को उठाया गया, ठीक है, पुनर्वास की मांग की गई। और उसके पश्चात 80 के दशक के बाद में अगर देखें तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में संगठित हुआ, जो कि स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों का एक अनौपचारिक समूह था। बाद में नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उसने देश में अब तक जो है पूर्ण हो चुकी प्रमुख विकास परियोजनाओं के उचित लागत लाभ विश्लेषण की जो है विकास परियोजना की यहाँ पे मांग भी की। साथ में इसने यह भी मांग की कि ऐसी परियोजनाओं के संबंध में सामाजिक जो लागत है उसकी गणना भी की जाए। इसके अलावा मतलब जैसे कि सामाजिक लागत की गणना का मतलब क्या है कि जो प्रभावित हुए जो लोग वहाँ के, यानी कि बलपूर्वक जैसे विस्थापन किया गया है, आजीविका और संस्कृति के साधनों की गंभीर क्षति, पारिस्थितिकीय संसाधनों का ह्रास, तो इस प्रकार से सामाजिक लागत की गणना करने की भी मांग इसके द्वारा की गई। निरंतर संघर्ष के कारण जो सरकार और न्यायपालिका द्वारा पुनर्वास के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। 2003 की अगर बात करें, 2003 में सरकार द्वारा निर्मित एक व्यापक जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, जिसके अंतर्गत जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जैसे आंदोलनों की उपलब्धि के रूप में भी इसको माना जा सकता है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रत्येक उपलब्ध जो लोकतांत्रिक रणनीति है, जिसमें प्रदर्शन, धरना, घेराव, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल का उपयोग कर अपनी मांगे को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। सामाजिक कार्यकर्ता जो थी, जिनका नाम था आप याद रख सकते हैं, मेधा पाटकर जो है एक प्रकार से प्रमुख, इस आंदोलन से प्रमुख रूप से वो उभरी यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय। इसके अलावा साइलेंट वैली जो आंदोलन है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो ये आप देख सकते हैं दृश्य साइलेंट वैली का। साइलेंट वैली जो था मतलब हम देख सकते हैं इस पर्यावरणीय आंदोलन का जो उद्देश्य था, जो पलक्कड़ एक जिला था और ये किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, केरल। तो इसके सदाबहार वनों से परिपूर्ण साइलेंट वैली क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करना था। और साइलेंट वैली में जो एक है कुंती पुछा नदी, जहां विद्युत उत्पादन की आदर्श स्थितियां उपस्थित है, पर एक बांध निर्माण किए जाने की घोषणा के उपरांत हम देख सकते हैं सेफ साइलेंट वैली आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया। मतलब साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया। 1973 के आरंभ में केरल शास्त्र साहित्य परिषद, जिसे हम बोलते हैं KSSP, केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने जो है
साइलेंट वैली को एक बचाने के लिए एक जन भावनाओं को उभारने में प्रभावशाली योगदान दिया। उसके अलावा 1985 में जो है इस आंदोलन यानी प्रदर्शनकारियों को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, जब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनके द्वारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो ये देख सकते हैं उद्यान को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया के रूप में भी नामित किया जाता है यहाँ पे। तो ये साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें। फिर मछुआरों का जो आंदोलन था उसके बारे में भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ हम देखें मछुआरों के आंदोलन के अंतर्गत, तो हमारा जो देश है, देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर अगर देखें तो ये देखिए ये दोनों तट पर, मतलब इधर भी हम देख सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट, दोनों ही तट पर अगर देखें तो जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में हमको हजारों परिवार मत्स्य व्यवसाय में संलग्न देखने को मिलते हैं। सरकार द्वारा भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए मशीनीकृत जो ट्रॉलर थे और बॉटम ट्रॉलिंग जैसी जो प्रौद्योगिकी है यानी कि टेक्नोलॉजी के उपयोग की अनुमति प्रदान किए जाने पर जो है इनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया। जो मछुआरे थे उनके समक्ष क्या हुआ, क्योंकि इनका अगर जो है व्यवसाय छीन लिया जाएगा तो इनकी आजीविका जो है, इनका जो दिनचर्या जो उनका जीवन यापन चल रहा है उस पर काफ़ी नुकसान होगा। तो उसी के कारण हम देख सकते हैं काफ़ी संकट उत्पन्न हो जाता है इसके कारण। और अपने हितों और आजीविका की रक्षा के लिए जो मछुआरे हैं, मछुआरों के द्वारा एक प्रकार से नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसे हम बोलते हैं NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के रूप में एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया गया। मतलब जो भारतीय एक प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देख NFF इस फोरम का यहाँ निर्माण किया गया। और NFF ने अपनी पहली सफलता जो है गहरे समुद्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित वाणिज्यिक जहाज़ों के प्रवेश को भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के विरुद्ध यहाँ प्राप्त की। जुलाई की अगर बात करें, जुलाई 2002 में NFF यानी कि नेशनल जो है फिश वर्कर्स फोरम के द्वारा मतलब फोरम को इसने जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। और इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा विदेशी ट्रॉलरों को भी लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। तो इस प्रकार से मछुआरों का कुछ आंदोलन देख सकते हैं हम, दोनों तटीय क्षेत्रों के लिए किया गया था, पूर्वी और पश्चिमी। इसके अलावा कुछ हम देख सकते हैं दलित आंदोलन की अगर बात करें तो ये दलित आंदोलन के बारे में भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलनों द्वारा एक प्रकार से दलितों द्वारा सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा की मांग की गई तथा इनके द्वारा एक निश्चित प्रकार की जातिगत लामबंदी के आधार पर चुनावी बहुमत का निर्माण करने के प्रयास भी किए गए। अब दलित से मतलब क्या है, मतलब दलित शब्द से आप क्या समझते हैं? दलित शब्द के द्वारा पहले जो है अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों एवं जो जनजातीय है उसको संदर्भित किया जाता है। मतलब दलित हम क्या बोल सकते हैं, अस्पृश्य लोग, जो पहले माना जाता था, आज की डेट में तो हम नहीं मानते, ठीक है, जिन्हें आधिकारिक रूप से क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो ST और एक SC होते हैं उनको हम एक प्रकार से दलित के रूप में जान सकते हैं, परंतु आज की डेट में ये भेदभाव जो है काफ़ी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति है जिनके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था, आंदोलन के बारे में परिभाषा दी थी जिन्होंने, घनश्याम साहा, इन्होंने दलित आंदोलन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो दो प्रकार से वर्गीकरण हम देख सकते हैं, एक तो सुधारात्मक आंदोलन और एक वैकल्पिक आंदोलन। तो सुधारात्मक आंदोलन की अगर बात करें तो जो सुधारात्मक आंदोलन है उसमें अस्पृश्यता की समस्या का समाधान करने हेतु मतलब जो जाति है, जाति व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया गया। और वैकल्पिक में क्या है, वैकल्पिक में यह एक प्रकार से धर्मांतरण या फिर हम देख सकते हैं शिक्षा, इसके अलावा आर्थिक परिस्थिति और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर एक वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के निर्माण का प्रयास किया गया है। लगभग सभी दलित आंदोलनों में आरक्षण का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा और इसे जो है प्रगति का सबसे निर्णायक साधन माना जाता है। इसी के साथ में हम देख सकते हैं जो भोपाल है, भोपाल घोषणा के नाम से जिसे जानते हैं, और जो कि हमको 2002 में देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत 21वीं शताब्दी में दलितों के लिए एक जो है एक प्रकार से नए 21 बिंदुओं वाले कार्य एजेंडे को सर्वसम्मति से यहाँ पे अपनाया गया, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जो है एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, ST और SC की महिलाओं को क्या किया जाए, विशिष्ट श्रेणी प्रदान की जाए। प्राथमिक स्तर से लेकर तकनीकी एवं पेशेवर स्तर के सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों में एक प्रकार से क्या मिला है, उनको रिजर्वेशन मिले। किसको?
ST SC के लोगों को। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 के रूप में हम देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, उसको एक प्रकार से प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। न्यायपालिका और रक्षा बलों के सभी स्तरों पर जो है SC और ST के लिए आरक्षण की नीति अपनाई जाए, इस प्रकार की बात कही गई। कहाँ पे जो एजेंडा था उसमें 1980 के दशक में दलितों के राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ और 1978 में हमको ये जो है एक प्रकार से द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जिसे हम बोलते हैं BAMCEF, अर्थात हम बोल सकते हैं द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। इसका गठन हुआ और इसके द्वारा जो है बहुजन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक शक्ति हेतु एक सशक्त आवाज़ उठाई गई। और इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा एक प्रकार से कौन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काशीराम। ये थे जिन्होंने बाद में शोषित समाज संघर्ष समिति का भी गठन किया। अब ये दलित आंदोलन की बात करें, अब बात कर लेते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन की। तो इसके अंतर्गत हमको सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है मंडल आयोग, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात अदर बैकवर्ड कमीशन जो था OBC जिसे हम बोलते हैं, इससे आशय उन समूह से है जो कि ऐतिहासिक रूप से मतलब एक प्रकार से ये ऐतिहासिक रूप से जो थे अनुसूचित जातियों के समान ही वंचित रहे, किंतु इनको हम अस्पृश्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, अस्पृश्य छोड़कर अगर बोले हम तो अनुसूचित जातियों के समान ही ये क्या रहे, पिछड़े रहे, वंचित रहे, तो इनको हम अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में देख सकते हैं। और OBC के अंतर्गत अनिश्चित परिस्थिति के समुदाय को समूह को शामिल किया गया है, ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो था भारत सरकार के द्वारा एक जो है काका कालेलकर आयोग 1956 में 3000 से भी अधिक जातियों या समुदाय की OBC के रूप में पहचान की गई यहाँ पे इसके द्वारा, यानी कि काका कालेलकर आयोग के द्वारा। और इसके पश्चात जो है 1980 की बात करें तो 1980 में हमको मंडल आयोग की गठन देखने को मिलता है। और इसने जो है गणना की कि गैर हिंदुओं सहित जो है 52% जनसंख्या जो है क्या OBC के रूप में सम्मिलित की गई है। गुजरात के राणे आयोग एक और था, गुजरात में एक राणे आयोग 1983 में गठित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है लगभग सभी आयोगों ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों का उपयोग किया। इसके अलावा जो थे कुछ अन्य आंदोलन की अगर बात करें, जैसे कि नए किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सबसे पहले जो 1980 का दशक था, 1980 में मान सकते हैं हम, महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शरद जोशी के जो थे शरद जोशी, उनका संगठन था सेतकारी संगठन। इसके नेतृत्व में सड़क और रेल रोको आंदोलन के साथ ही किसान आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति जो था राजनीतिक मंच पर प्रभावशाली ढंग से उभरकर सामने आया। साथ में हम देखें शरद जोशी द्वारा आंदोलन की विचारधारा को जो है इंडिया बनाम भारत अर्थात औद्योगिक बनाम ग्रामीण के संदर्भ में व्यक्त किया गया। साथ में 1986 की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर अर्थात उत्तर प्रदेश में जो एक महेंद्र सिंह टिकैत थे उनकी अध्यक्षता में लाखों ग्रामीण निवासियों की एक सभा हुई यहाँ पे। और इसके परिणाम स्वरूप बिजली के शुल्कों को कम कर पहले के स्तर पर जो है करने की मांग की गई और उसको स्वीकार करने की घोषणा करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको स्वयं को उपस्थित होना पड़ा था। साथ में हम देखें 1980 के दशक में ही ज़मीनी स्तर पर एक जो है व्यापक मतलब ग्रामीण जो नागरिक थे उन्होंने लामबंदी का उदय किया, मतलब लामबंदी का उदय हुआ यहाँ पे 1980 के दशक में। जैसे हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो ये सभी हमको अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है नए मतलब इन नए किसान आंदोलनों ने अगर विशेष जो नए किसान थे उन्होंने विशेष रूप से 1980 के दशक में ही जो मीडिया तथा राजनीतिक ध्यान है अपनी ओर आकर्षित किया। इनकी मांगे मुख्य रूप से अगर देखें तो कृषि उपज के लिए एक प्रकार से लाभकारी मूल्यों तथा नहर के पानी के शुल्कों, बिजली शुल्क, ब्याज दर और ऋण के मूलधन जैसे सरकारी बकाया को कम करने या समाप्त करने के लिए यहाँ एक प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ केंद्रित हुआ करती थी।
साथ में हम देख सकते हैं महिला आयोग के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में। तो महिला आंदोलन के बारे में देखते हैं हम। देखिए जैसे स्वतंत्रता के 2 दशकों के पश्चात अगर देखें तो मुख्य चिंता जो थी महिलाओं के मुद्दे पर थी। मतलब महिलाओं का मुद्दा मुख्य चिंता का विषय था 2 दशक तक स्वतंत्रता के पश्चात, और आवश्यक विधायी सुधारों से संबंधित थी यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हम देख सकते कुछ अधिनियम, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम जो कि 1954 में देखने को मिलता है। उसके अलावा हम देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम, ये 1956 में देखने को मिलता है। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये भी 1956 में। फिर अगर देखें तो दहेज निषेध अधिनियम, ये 1961 में देखने को मिलता है। तो ये सभी अधिनियम जो थे एक प्रकार से अगर देखें तो अधिनियम समानता स्थापित करने के मूल उद्देश्य से पारित किए गए थे। साथ में वर्तमान में महिलाओं के हितों के लिए कार्यरत अगर देखें तो प्रमुख महिला संगठन के अंतर्गत हम देख सकते हैं 1927 में स्थापित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जिसे हम शॉर्ट में हम बोलते हैं तो AIWC, अर्थात अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। इसके अलावा 1954 में हमको देखने को मिलता है अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन, जिसे हम बोलते हैं AIDWAI। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। इनमें से जो अगर देखें ये 1954 में नहीं, 1981 में देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला गठबंधन महिला संगठन। और 1954 में कौन सा देखने को मिलता है? 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, अर्थात NFIW, ये देखने को मिलता है। तो ये सभी जो महिला संगठन थे इसकी प्रत्यक्ष राजनीतिक संबद्धता नहीं थी, लेकिन जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन था उसका कांग्रेस के साथ, और जो नेशनल फेडरेशन अर्थात ये वाला नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की अगर बात करें तो ये किससे था? CPI से संबंधित था। और जो AIDWA था ये वाला जो था किससे संबंधित था? ये था CPM से संबंधित, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी थी उससे संबंधित था। तो ये देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगर देखें 1970 के दशक की अगर बात करें तो 1970 के दशक के मध्य जो भारतीय राजनीति उसके लिए एक निर्णायक दौर था। और इस समय अगर देखें तो स्थानीय रूप से संगठित और प्रबल जन संघर्षों की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ। उदाहरण के लिए यूनाइटेड वीमेंस एंटी प्राइस राइस फ्रंट, जो कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए महिलाओं के एक विशाल आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। इसके अलावा अगर देखें तो हमको मथुरा बलात्कार मामला, जिसके अंतर्गत देखें 1978 की बात की जा रही है, 1978 के अंतर्गत हम देख सकते हैं मथुरा बलात्कार जो मामला था। इसके अलावा जेसिका लाल हत्या जो विशिष्ट घटना थी उसके संगठित जो राष्ट्रव्यापी विरोध है, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किए गए। और अगर देखें हाल ही में मतलब 2012 की अगर देखें निर्भया मामला में भी हम देख सकते हैं इस प्रकार से जो है राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। तो ये महिला आंदोलन से संबंधित कुछ बातें थी। इसके अलावा हम एक और आंदोलन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे सामने दिख रहा है नागरिक लोकतांत्रिक आंदोलन। तो नागरिक लोकतांत्रिक जो आंदोलन था उसमें हम देख सकते हैं इन आंदोलनों का जो उदय हुआ था वो 1960 के दशक के बाद, मतलब जो है एक प्रकार से उसी के समय हुआ था 1960 के दशक में। और 1960 का जो दशक था राजनीतिक अनिश्चितता की अवधि भी थी, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग के साथ संघर्ष तीव्र हो गया था और व्यापक स्तर पर जो विद्रोह है होने की आशंका थी यहाँ पे। साथ में हम देखें राज्य के बढ़ते स्वेच्छाचारी व्यवहार के कारण लोकतांत्रिक अधिकार जो थे उनको आंदोलनों को बढ़ावा मिला। नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के लिए मुख्य जो प्रेरक शक्ति थी उसमें आपातकाल की उद्घोषणा थी, जिसमें जो है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो थे यानी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया था। साथ में हम देख सकते हैं दिल्ली आधारित संगठन जो थे 2 प्रमुख, जैसे कि अगर देखें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ जिसे हम बोल सकते हैं PUCL, और एक और था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जिसे हम PUDR बोलते हैं। इनने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। और वर्तमान में अगर देखें तो ये संगठन समाज के कमज़ोर जो वर्ग है या वंचित वर्ग उसके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और न्यायपालिका में इन वर्गों के हितों की पैरवी
की जा रही है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं लोकतांत्रिक आंदोलन के बारे में। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब जो आंदोलन थे प्रमुख आंदोलन उनके बारे में हमने कंप्लीट यहाँ देख लिया है। और कुछ जो है हमारे सामने देखिए हमने प्रमुख आंदोलन पूरे कंप्लीट देख लिए हैं और कुछ समकालीन घटनाक्रम भी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा नई आर्थिक नीति के बारे में हमने जाना, मंडलवाद क्या है, गठबंधन सरकार, गठबंधन की शुरुआत, गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक चली। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमारी तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट जो चल रही थी हमारी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो आएगी हमारी एमपी से संबंधित हमारे सारे टॉपिक चलेंगे।